हेलो एंड वेलकम टू अदिति मांटे क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बुक 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और यह है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो हम इस चैप्टर को क्वेश्चन ऑफ फॉर्म में करेंगे और हम एक एक करके क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन दिस पॉलिसी। ठीक है, तो ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी जो उन्होंने शुरू किया था उसका क्या मेन फोकस था और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो सबसे पहले द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। अपने कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू किया था और इन पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आए थे हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड वहाँ से इंपोर्ट करना फिनिश गुड टू इंडिया। ठीक है, जिससे कि बेच को प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। आपको पता है कि सेंसस हुआ था 1881 में सेंसस हुआ था 1881 में। ठीक है, और उस सेंसस में बहुत सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर था, ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता चला था। तो क्या कौन सा ऐसा था जो कि सही पिक्चर शो नहीं कर रहा था। तो एक तो ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था बहुत कम था, 16% लोग पढ़े हुए थे यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर था, जो कि आज करीब करीब 70 से ऊपर है। और अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो 1 साल से कम के बच्चे मर जाते हैं वो आउट ऑफ 1018 मर जाते थे। तो ये शो करता है कि उस समय का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा था नहीं। द प्री इंडिपेंडेंस इंडियन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, वो कौन कौन सेक्टर में काम करते हैं, उसी को ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। हमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि हर जगह ऐसा नहीं था कि सारा लोग जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे सब जगह, कहीं कहीं पे दूसरा भी सिनारियो था। एक तो पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे बंगाल विटनेस डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑन ऑफ वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सारे स्टेट्स में मुंबई हो गया आपका, बॉम्बे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में लोग जो थे पहले ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते, लेकिन अब वो कम होने लगा था वहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग ज़्यादा डिपेंड होने लगते थे या सर्विस सेक्टर पे। तो ये एक शो कर रहा था, अच्छी बात थी उस समय। जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि कंट्री डेवलप हो रहा है। लेकिन देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन सर्च। लेकिन हम देखते हैं कि उड़ीसा में, राजस्थान में, पंजाब वगैरह में ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो ये रीजनल वेरिएशन है कि कुछ एरिया में जो था ज़्यादा लोग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन कुछ एरिया में ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान में। इंडिकेट द वॉल्यूम और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस में इंडिया में वॉल्यूम क्या था ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड का, और डायरेक्शन किस तरह था। इंडिया बिकम एट एक्सपोर्टर ऑफ बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर वगैरह, ये सब चीज़ ना रॉ चीज़ यहाँ से, रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और ब्रिटेन में जो भी फिनिश गुड बनता था उसका क्लोथ वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह, लाइट मशीनरी वगैरह, वो चीज़ हम इंपोर्ट करने लगे थे ब्रिटेन से। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ब्रिटेन मेंटेन ए मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और दूसरी बात है क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, उसकी वजह से उनका मोनोपोली था, उनका एकाधिकार था इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे। इसकी वजह से हाफ ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड जो था वो ब्रिटेन से ही होता था, और रेस्ट चाइना, सिलोन, श्रीलंका और पर्शिया, ईरान वगैरह से होता था। उसके बाद आपको पता है स्वेज कनाल 1869 में खोल दिया जाता है, 1869 में। उसके बाद से अब ब्रिटिश का जो ट्रेड था, एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है? देखो, जब मान लो कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, मान लो कि अगर एक्सपोर्ट सरप्लस किसे बोलते हैं, अगर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, अगर एक्सपोर्ट 100 रुपये का हो रहा है और इम्पोर्ट 50 रुपये का हो रहा है, तो 50 रुपीज़ कैन बी कॉल्ड एक्सपोर्ट सरप्लस। तो उस समय ऐसा बात नहीं था कि ब्रिटिश के समय इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। और लेकिन एक चीज़ था कि हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि ब्रिटिश अपने लिए यूज़ करते थे, अपने ऑफिसर को सैलरी देना, या जो जो लड़ाई वगैरह लड़ते थे उसमें यूज़ करते थे। सो ये सब चीज़ के लिए वो यूज़ करते थे, ना कि इंडिया के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता था। सो इस तरह से ये हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था।
हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर क्यों रुका हुआ था उस समय, ग्रोथ क्यों नहीं था एग्रीकल्चर में कॉलोनियल पीरियड के समय। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश इन इंडिया एस्टैब्लिश जमींदारी सिस्टम, और अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वर द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड, वो मालिक बनकर जमीनों के बना दिए गए। इनफैक्ट दे वर रिक्वायर्ड टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू एंड दे वर गिवन फुल फ्रीडम टू चार्ज एनी रेवेन्यू दे वांटेड फ्रॉम द टिलर्स। अब क्या था कि उनको बोला गया कि तुम इतना परसेंट हमें देना है, गवर्नमेंट बोला, सरकार बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला इतना परसेंट तुम्हें देना है और बाकी तुम खुद रख लेना, और जितना मर्जी जैसे एक्सप्लॉइट करो, जो भी करो, आप टिलर से कितना भी रेंट ले सकते हो। जमींदारी सिस्टम मर्सियसली एक्सप्लॉइटेड द पुअर टिलर, टिलर मतलब पीरियड्स, एंड डिड नथिंग फॉर द अपलिमेंट, उनके 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 डेवलपमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ये एक तरह से किसान जो थे खुश नहीं थे। ये भी एक कारण था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर ग्रो स्टैग्नेंट रहा, लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज टिलर्स जो थे उनको बहुत टैक्स देना पड़ता था और उनके पास कुछ बचता नहीं था सरप्लस जो कि वो लैंड में लगा सके, और इसकी वजह से वो दे नेवर यूज टू इन्वेस्ट मनी इन एग्रीकल्चर लैंड, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत लो था। थर्ड पॉइंट है कि लो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है कि पहले जो थे किसान जो थे ग्रो करते थे अपने फूड क्रॉप्स जो कि खा सके या यूज़ कर सके, लेकिन अब उन्होंने फूड क्रॉप की जगह पे कैश क्रॉप ग्रो करने लगे, और उसके बाद दिस फर्दर कंपाउंडेड द प्लाइट ऑफ द, इससे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया। पहले तो अपने अपने लिए क्रॉप ग्रो करते थे अपने फैमिली मेम्बर के लिए, लेकिन अब जो थे वो मार्केट में बेचने लगे, उनको बेचने के लिए करते थे, और इसकी वजह से जब भी कोई प्रॉब्लम था तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता था खाने पीने के लिए, और ये कर्जा बढ़ते गया, धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस गए उन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन। आपको पता है कि 1881 में 1881 में हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंसस हुआ था, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। उसमें बहुत कुछ चीज़ निकल के आया था। तो उसमें क्या, लिटरेसी रेट 16% था, फीमेल लिटरेसी तो उससे भी बहुत कम था, 7% था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो था एकदम नहीं था, करीब करीब उसके अगर था भी तो बहुत इनएडिक्वेट था, और वाटर, इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे इस वजह से। नेक्स्ट है, नो वंडर द ओवर मोर्टेलिटी रेट जो था, मोर्टेलिटी में तो एक साल से मोर्टेलिटी में मरने की दर जो था बहुत ज़्यादा था उस समय। इन्फेंट मोर्टेलिटी तो बहुत ज़्यादा था, 218 लोग मर जाते थे आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम था, 33% था। उसके बाद वॉज वेरी लो, 32 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट, आज 69 है, उस समय 32 हुआ करता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी 13 पर 1000। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा था उस समय। उसके बाद नेक्स्ट था कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी भी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द, गरीबी भी होता। तो ये सारे सिचुएशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे सामने आया जब पहली बार सेंसस हुआ था। तो नेक्स्ट हाईलाइट द फीचर है सेलेंट फीचर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था आपको ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन कौन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडिया का, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। तो उस समय क्या था कि इंडिया का वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा 70 to 75% एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। बाकी जो 10 ओनली 10% जो था इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, 15-20% सर्विस सेक्टर में था। तो ये एक फीचर था कि ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए थे। और दूसरा था रीजनल वेरिएशन था, कुछ प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या तमिलनाडु, कर्नाटका, और हम देखते हैं कि हम जो लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में लगे होते थे, लेकिन यही उल्टा था, उड़ीसा वगैरह, राजस्थान वगैरह, पंजाब में ज़्यादातर लोग जो थे वो शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर की तरफ। सो ये हमारे पास केस बेस्ड स्टडी है। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा स्वेज कैनाल के बारे में दिया गया है। ये कैनाल है एक्चुअली, ये यूरोप है और यहाँ एशिया है, इंडिया है। तो पहले ब्रिटेन को इसे पूरा घूम के आना पड़ता था, जो कि बहुत दूर पड़ता था। तो अब यहाँ पे जो है मेडिटेरियन सी है और यहाँ रेड सी है, बीच में लैंड था, तो उस लैंड को काट दिया गया, काट के दोनों सी को कनेक्ट कर दिया गया, और ये 1869 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद सब इंडिया से आसानी से ट्रेड जो है ईजिली इंग्लैंड पहुंच सकता था बहुत। तो इससे करीब करीब 7000 किलोमीटर ये डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो इससे इंडिया के साथ ट्रेड जो था पहले के मुकाबले ज़्यादा होने लगा। ब्रिटिश अब इंडियन रिसोर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट वाज द टू वाटर बॉडीज, मैंने बताया ना, रेड सी, इस तरफ रेड सी है, उस तरफ मेडिटेरियन सी है। ठीक है, कौन सा कैनाल था, स्वेज कैनाल है, ये 1869 में हुआ था। व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग, इससे क्या हुआ कि
इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड, इट ओपनिंग सिस्टम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले घूम के आया करता था तो उसमें बहुत पैसा लगता था, लेकिन अब बड़ा सस्ते में यहाँ इंग्लैंड सामान पहुँचाया सकता है, यूरोप सामान पहुँचाया जा सकता था, ठीक है। उसको व्हाट वाज द ये हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल मेड एक्सेस ईजी एंड चीप टू द इंडियन मार्केट, फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो इससे क्या हुआ कि अब वहाँ से ला के बेचना फिनिश गुड सस्ता हो गया और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना भी सस्ता हो गया, तो इससे उनको फ़ायदा हुआ। दूसरी बात है कि अब उन्होंने अपने इंडियन ट्रेड को और बेटर वे में कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कुछ पैसे दे रखा है यहाँ पे, उसको भी देखते हैं हम। सो पहला है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन विद द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। द सेक्टर हाउएवर फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस सच एज लो productivity, fragmented holding, land holding, and heavy dependence on monsoon. The commercialization of agriculture during British rule led to the increase of focus on cash crop like cotton, jute, tea, which were exported to Britain. This shift in agriculture practices resulted in reduction of production of food crop, contributing to frequent famine and widespread poverty among the peasants. ठीक है। अब क्या, what were the primary challenges faced by agriculture sector in India on the eve of independence? एक तो हाई प्रोडक्टिविटी तो नहीं था, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग छोटे छोटे थे, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन मानसून ये भी था, एडवांस फार्मिंग टेक्निक ये नहीं था, लार्ज स्केल मॉडर्न मैकेनिज्म ये भी नहीं था। तो हमारा जो था ये आंसर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो इंक्रीज द फूड क्रॉप प्रोडक्शन, नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी नहीं था। फोकस ऑन कैश क्रॉप एंड रिड्यूस द फूड प्रोडक्शन। सो यही आंसर सही है। ऊपर अनसीन पैसेज में भी ये लिखा हुआ है, सीन पैसेज में फोकस ऑन कैश क्रॉप एंड रिड्यूस फूड क्रॉप प्रोडक्शन विच, ठीक है, ये तो खैर इसका आंसर है। विच कैश क्रॉप वर प्राइमरली कल्टिवेटेड, तो एक तो कॉटन, जूट, टी होता था, ये है मेन आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गरीबी ज़्यादा होने लगा प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, शिफ्ट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो, इंक्रीज इन फूड सिक्योरिटी नहीं, ये था ही नहीं। फ्रीक्वेंट फेमाइन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बार बार सूखा पड़ जाता था, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गया था, ये था, ठीक है। अब आता है सेकेंड पैसेज है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल मसलिन इज़ द टाइप ऑफ कॉटन। तो कभी क्या होता है, मसलिन क्या है, एक बहुत ही फाइन तरह के क्लोथ होते थे, कॉटन क्लोथ, ठीक है, जो राजा महाराजा पहनते थे यहाँ पे। विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, पार्टिकुलरली प्लेस अराउंड द ढाका, स्पेल्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एज ए ढाका, इसको ढाका क्लोथ भी बोलते थे। नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ढक्काई मसलिन, ठीक है, हैड गेन्ड वाइड स्प्रेड फेम एज एन एक्सक्विसिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, बहुत ही फाइन क्वालिटी का कॉटन होता था। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल, मलमल का कुर्ता, ठीक है। Sometimes foreigners travelers also used to refer to it as a Malmal Shahi or Malmal Khas, implying that it was worn by or fit for a royalty, राजा महाराजाओं के लिए सही है ये, ठीक है। What does muslin refer to here in the passage? एक तरह का कॉटन क्लॉथ है, फाइन कॉटन क्लॉथ है, जो बंगाल से उसका ओरिजिन हुआ था और ये ढाका के आसपास बनता था। फॉर होम मुस्लिन वाज मेड, रॉयल फैमिली के लिए, ठीक है, राजा महाराजाओं के नवाबों के लिए। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दो फेमस वर्ल्ड वाइड वाज रूइन अंडर द ब्रिटिश रूल, डू यू एग्री? हाँ, उन्होंने रूइन कर दिया। देखो, ब्रिटिश फॉलोड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इट अलाउड द फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड टू इंडिया। अब यहाँ से बिना कोई टैक्स के हम वो लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे अपने यहाँ, और वहाँ से कपड़ा बना के बिना कोई टैक्स के इंडिया में बेचते थे। इससे उनका प्रोडक्ट जो है सस्ता हुआ करता था और इंडिया का प्रोडक्ट तो महंगा होता था, लोग इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीदने लगे और धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में बर्बाद हो गया, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।